गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं जया कौशिक। शुरुआत हम कर रहे हैं लखनऊ की खबर आई है जो बेहद हैरान और दिल को झकझोर देने वाली खबर है, जहां पबजी गेम खेलने से मना करने पर 16 साल के छात्र ने अपनी ही मां की जान ले ली। मां का बार बार गेम खेलने से रोकना बेटे को बर्दाश्त नहीं हुआ और बेटे ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से मां को गोली मार दी। ये घटना 5 जून की है। 2 दिन तक घर में मां के शव के साथ बेटा रहा और 2 दिन तक रूम फ्रेशनर से शव की दुर्गंध को छुपाने की उस बच्चे ने कोशिश भी की। 9 साल की उसकी जो छोटी बहन है उसको धमकाकर दूसरे कमरे में उसको बंद कर दिया और बहन को भी उसने गोली मारने की धमकी दी। आपको बता दें कि इस छात्र के पिता जो है वो सेना में तैनात हैं। पिता को मां की हत्या की उसने बच्चे ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। पुलिस ने पूछताछ के बाद इस घटना का पर्दाफाश किया। बेहद दर्दनाक और खौफनाक ये घटना। जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी जो पूछताछ उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, ये 5 जून की घटना है, बहुत हैरान करने वाली ये घटना है। 16 साल का एक बच्चा अपनी मां का कत्ल कर देता है, वो भी गेम से मना करने पर, गेम खेलने से मना करने पर। क्या कुछ जानकारी इस बच्चे से जुड़ी मिल रही है? क्योंकि पिता की रिवॉल्वर का इस्तेमाल करके गोली मार देता है अपनी मां को, अपनी बच्ची को, अपनी बहन को जो है दूसरे कमरे में बंद कर देता है। बहुत हैरान करने वाली ये घटना है। बिल्कुल, काफी हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली घटना है। इस बच्चे की उम्र 16 वर्ष है। ये अपनी मां के साथ पीजीआई में रहता था। इसके पिता आसनसोल पश्चिम बंगाल में तैनात हैं, आर्मी में है और लगातार ये बच्चा लत था, इसको पबजी खेलता था और इंस्टाग्राम का लती लड़का था। शनिवार को इसकी मां ने इसको इसी बात को लेकर के रात में जब ये सो नहीं रहा था, 3 बजे तक गेम खेल रहा था, तो इसकी मां ने विरोध किया और इसकी पिटाई कर दी। इसके बाद प्रतिरोध में जो है इसने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर जो कि घर पे ही थी उससे अपनी मां को गोली मार दी और उसकी मौके पर ही उसके मां की मौत हो गई। उसके बाद ये लड़का इस पूरी घटना को छुपाने के लिए अपने मां के शव को कमरे में बंद कर दिया और अपनी बहन को, 9 साल की जो बहन है उसको डरा दिया। बोली अगर तुमने कुछ बोला या कुछ किसी को कहीं बोला तो तुम्हें भी गोली मार दूंगा। 3 रातें और 2 दिन तक ये अपने बात को छुपाता रहा, बार बार कमरे में जाकर के रूम फ्रेशनर डालता था और उसके बाद जब बदबू बढ़ने लग गई तो कल इसने अपने पिता को फोन किया और बोला कि किसी ने मां की हत्या कर दी है। उसके पिता ने पड़ोसी को फोन किया, पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने जब वहां पहुंची और जब दोनों बच्चों से पूछताछ की और थोड़ी कड़ाई के साथ पूछताछ की गई तो इस लड़के ने अपनी ये पूरी बात, ये अपनी मां की मौत, अपनी मां को मार देने की बात स्वीकार की और बताया कि बार बार उसकी पिटाई होती थी और पबजी खेलने को लेकर के उसकी मां उसको डांटती थी, जिस वजह से उसने आवेश में आकर अपनी मां को गोली मार दिया। तो उसके पिता अभी आज सुबह ही वापस पश्चिम बंगाल से पहुंचे हैं और जो प्रक्रिया होती है, चूंकि जो इसमें आरोपी बच्चा है वो जुवेनाइल है, तो उसी हिसाब से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरह से सोशल मीडिया जो है वो दिमागी रूप से बच्चों को कितना प्रभावित कर रही है, जया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है उसका कि वो इतना ही इस गेम में इन्वॉल्व हो गया, इतना ज़्यादा वो इस गेम में घुस गया कि उसे ये तक एहसास नहीं रहा कि वो इतना बड़ा गुनाह करने जा रहा है। उसने अपनी माँ को ही गोली मार दी। रुक करते हैं अब अगली खबर का। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करने वाले जिला जज रवि दिवाकर को एक चिट्ठी के जरिए धमकाने की कोशिश हुई है, धमकी दी गई है। ये चिट्ठी उन्हें रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई थी। इसके साथ ही कुछ और कागज भी थे। यहां पर जिला जज ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद 9 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिए गए। और हम सीधा रुख कर रहे हैं अजय सिंह का, हमारे साथ जुड़ गए वाराणसी से फोन लाइन पर।
अजय, ये धमकी कब आई है जज जो रवि दिवाकर हैं उनको, और उसके बाद क्या क्या एक्शन जो हैं वो लिए जा रहे हैं? अदिति, आपको बता दें कि उन्होंने जो बताया, रवि दिवाकर ने जो लिख करके भेजा है, उनके अनुसार ये है कि 4 तारीख को इस संबंध में उनको लग रहा है कि उनको शायद पत्र मिला होगा 4 या 5 को, और 7 तारीख को उन्होंने इसकी जैसे ही उनको मिला उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत जो है तुरंत जो है वो पुलिस को किया। उसके बाद से उन्होंने एक लेटर में लिखा अपर मुख्य सचिव गृह को कि एक है इस्लामिक आगाज मूवमेंट करके एक संस्था है जिसके कासिफ अहमद सिद्दीकी करके एक नाम है, जिनके लेटर पैड पर उन्होंने बताया कि अपने आप को स्वयंभू अध्यक्ष बताते हैं, और उसके जरिए उसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं उस पत्र में। अगर आप उसके मजमून को देखिएगा तो उसमें लिखा गया है कि किस तरीके से जो है जज भी जो है वो भगवाधारी हो गए हैं। आपने जिस तरीके से एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया, उनके जो हिंदू पक्ष की तरफ से नारे लगे, ऐसे तमाम बातें हैं जो उस पत्र में लिखे गए हैं, और इसको लेकर के इनसे कहा गया है कि ये जो एक अलगाववादी नीति और जो हिंदू मुस्लिम बांटने की नीति है उसमें जज भी शामिल है, इस तरीके से करके उसमें कुछ मजबूर लिखे गए हैं। तो ये बात जो है पुलिस को जब उन्होंने बताया तो अब इस पे अपर सचिव प्रमुख जो है वो गृह को जो है भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए किया गया है। जी अजय, यहाँ पर पुलिस सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है जज साहब की, लेकिन ये चिट्ठी किसके जरिए, जैसे कि आप भी बता रहे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इसमें, किसके जरिए और उन तक पहुंच पाई है क्या पुलिस ये जांच करके कि ये लिखी किसने है आखिरकार? नहीं जी, अभी तक उसमें अभी कोई पहुंचा नहीं है वहां पर कि कौन मतलब उस मूवमेंट तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जो जज साहब ने अपना जो पत्र लिखा है उसमें जो गृह को भेजा है अपर सचिव गृह को, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस्लामिक आगाज मूवमेंट की ओर से कोई कासिफ अहमद सिद्दीकी है, उनके लेटर पैड से आया है और वो स्वयं को अपना अध्यक्ष बताते हैं, और उसका पता जो है वो दिल्ली का ही लिखा हुआ है, बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली करके लिखा हुआ है। तो अब ये वहां तक अभी पुलिस अब इसकी कार्रवाई कर रही है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है, और आगे अभी तफ्तीश होगी, उसके बाद उस पत्र को विशेष तौर से जांच करने के बाद वो पता करेंगे कि आखिर ये कहां से आया, कौन है ये लोग, किस मंशा से इसे भेजा गया है, ये सारी बातों की जांच अभी होगी। जया जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जिला जज जो हैं उनको एक धमकी भरा खत रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेजा गया, जिसके बाद वाराणसी मामले की, वो क्योंकि ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रहे हैं, और इसके बाद ये इस पूरे मामले की जांच डीसीपी को सौंप दी गई है। और अब खबर बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई कानपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद की है। आपको बता दें, इस बीजेपी नेता का नाम हर्षित श्रीवास्तव बताया जा रहा है, और पुलिस ने यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर, उन्होंने एक भड़काऊ पोस्ट शेयर की थी, पोस्ट डाली थी, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। हर्षित श्रीवास्तव युवा मोर्चे का पूर्व जिला मंत्री भी है। कानपुर के पुलिस आयुक्त विजय मीणा ने कहा है कि जो भी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई जरूर करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं हर्षित श्रीवास्तव की फोटो, जिनकी गिरफ्तारी हुई है पैगंबर मोहम्मद पर भड़काऊ पोस्ट डालने के बाद। और उधर बीजेपी की पार्टी से निष्कासित करते ही पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ पहले से दर्ज मामलों में अब पुलिस ने समन करना शुरू कर दिया है। और नूपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र में कुल 4 मामले दर्ज हैं। उनमें से एक मुंब्रा पुलिस ने नूपुर शर्मा को समन भेजकर 22 जून को पुलिस थाने में तलब किया है। देखते हैं रिपोर्ट। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान से बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह से वो बीजेपी से तो निलंबित हो ही चुकी हैं। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। महाराष्ट्र में नूपुर शर्मा के खिलाफ 4 केस दर्ज हो गए हैं। ठाणे, भिवंडी, मुंबई और पुणे पुलिस ने उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया है। ठाणे की मुंब्रा पुलिस ने 22 जून को नूपुर शर्मा को बयान देने के लिए समन भेजा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई का दावा किया है। भाजपच्या प्रवक्ता नूपुर शर्मा यांनी ज्याप्रमाणे मुंबई में बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज है। पुलिस जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। गिरफ्तारी के सवाल पर जांच के बाद जो जरूरी होगा वो कार्रवाई की जाएगी।
तपासाच्या नंतर त्याबाबतचा निर्णय पोलीस घेतील। नूपुर शर्मा के खिलाफ मुंब्रा पुलिस ने 30 मई को कई धाराओं में केस दर्ज किया। इनमें धार्मिक विद्वेष बढ़ाने से जुड़ी आईपीसी की धारा 153A है, जिसमें 3 साल की सजा या जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान देने से जुड़ी धारा 153B है, इसमें भी 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। धर्म विशेष की आस्था को जानबूझकर आहत करने से जुड़ी धारा 295A भी है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही 298 और 505 धारा भी लगाई गई है, जिनमें 1 साल से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस बीच नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए राजनीतिक दबाव बनना भी तेज हो गया है। उधर नूपुर शर्मा ने पुलिस में शिकायत की है कि उन्हें और उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा को एहतियातन सुरक्षा मुहैया कराई है। नूपुर शर्मा पहले तो कुछ दिनों तक अपने बयान पर अड़ी रही, हालांकि पार्टी से निष्कासित होने के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। लेकिन अब बात इतनी दूर तक जा चुकी है कि देश की धर्मनिरपेक्ष छवि पर ही सवाल उठ गया है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी के 2 पूर्व प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर दुनिया के कई देशों ने भारत से नाराजगी जताई है। उधर सरकार कूटनीतिक स्तर पर इस गुस्से को ठंडा करने की कोशिश में लगी है। और इधर देश में भी कई विपक्षी नेताओं ने इन दोनों के खिलाफ और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस सबके बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता ने भी कहा है कि हम सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को मजबूती से बढ़ावा देने के ही पक्ष में हैं। बीजेपी के 2 पूर्व प्रवक्ताओं नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी के लिए विपक्ष की आवाजें और तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जुर्म है जिसके सर पर अपनी बेलगाम बातों के, ऐसे बदजुबान पीछे होने चाहिए सलाखों के। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया, देश में सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है, किसी भी धर्म के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं। इस मामले में बीजेपी को भी अपने लोगों पर सख्ती से शिकंजा कसना चाहिए। केवल उनको सस्पेंड करने या निकालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको सख्त कानूनों के तहत जेल भेजना चाहिए। उत्तर प्रदेश के इन 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ट्वीट किया, ये कट्टरवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने का समय है। केरल के लाखों लोग खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं, जहां पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला गर्म है। लिहाजा केरल इस मामले में काफी सतर्कता बरत रहा है। इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर भी आरोपों प्रत्यारोपों का दौर तेज है। कुछ ट्विटर यूजर्स ने अंग्रेजी और अरबी सबटाइटल्स के साथ यति नरसिंहानंद के पुराने भड़काऊ भाषण डाल दिए। उन्होंने ये दलील दी कि वो बीजेपी के पाखंड को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उधर बीजेपी के हजारों समर्थक अपनी ही पार्टी पर गुस्सा निकाल रहे हैं। उन्होंने #शेम ऑन बीजेपी को ट्रेंड करा दिया। वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नाजायज दबाव में झुक रही है। उधर मुंबई के करीब ठाणे पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और 22 जून को पूछताछ के लिए तलब किया है। इधर धमकियों की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा को एहतियातन सुरक्षा दे दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले शुक्रवार को बीजेपी के इन 2 पूर्व प्रवक्ताओं के बयानों के बाद हिंसा भड़क गई थी। अब वहीं के अलीगढ़ में पुलिस ने दक्षिणपंथी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा की पूजा शकुन पांडे के खिलाफ FIR दायर की है। पूजा शकुन पांडे ने हाल में शुक्रवार की नमाज पर विवादित बयान दिया था। पूजा शकुन पांडे को बीते 2 साल में अलीगढ़ पुलिस ऐसे ही 2 मामलों में 2 बार गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन दोनों ही बार उन्हें जमानत मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आगे बढ़ते हैं। 2 सालों के बाद कश्मीर के गांदरबल स्थित खीर भवानी मंदिर में आज वार्षिक मेले का आयोजन होने जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए मंगलवार को कड़ी सुरक्षा में 50 बसों में कश्मीरी पंडित जम्मू से रवाना भी हुए हैं। लेकिन आतंकवादी गतिविधियां जो हैं जया, वो लगातार सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनी हुई है। बहुत बड़ी चुनौती है, बिल्कुल। और यहाँ पर हालांकि अखनूर में जो ड्रोन मिला, ड्रोन से बम गिराए जाने के बाद सुरक्षा बलों की चिंता और ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। और आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने जा रही है। ऐसे
ऐसे में सुरक्षा बलों के सामने जो चुनौती और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। देखते हैं रिपोर्ट। सोमवार रात अखनूर के कानाचक इलाके में एक ड्रोन देखा गया जो सीमा के भीतर 8 किलोमीटर चला आया। सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर फायरिंग भी की जो बच्चों के टिफिन गिराकर गया, जिसमें 3 किलो आईडी थी, साथ में टाइमर भी। इसे डिफ्यूज किया गया। इसके पहले बीते हफ्ते ड्रोन से ही स्टिकी बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे। ड्रोन के जरिए जिस तरह से कभी बम तो कभी हथियार तो अब विस्फोटक पाक से भेजा जा रहा है, वो काफी खतरनाक संकेत है। जल्दी से निपटने की कोई ठोस रणनीति नहीं अपनाई गई तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर बुधवार से गांधरबल में स्थित खीर भवानी मंदिर का मेला शुरू हो रहा है। पूरे 2 साल बाद पंडितों पर हो रहे हमलों की वजह से पहले से फीके पड़े इस मेले की यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आज जो गए हैं 250 के लगभग लोग जो है यहाँ पर यात्रा पे आ गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः पूरे जो है प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा में किसी की तरह कोताही नहीं है। यहाँ से लेकर के और आगे कश्मीर डिवीजन में भी पूरी तरह से सुरक्षा के पूर्णतः प्रबंध किए गए। सुरक्षा बलों के सामने बड़ी चुनौती आतंकी संगठन TRF को लेकर है। न सिर्फ खीर भवानी बल्कि अमरनाथ यात्रा को लेकर लगातार इनपुट्स आ रहे हैं। इसके अलावा सीमा पार से घुसपैठ में हाल में इजाफा हुआ है। कुपवाड़ा पुलिस और आर्मी के ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए हैं लश्कर तैयबा का। एक पाकिस्तान टेररिस्ट है, एक त्राल का है। वहां से बहुत सारे 2 AK-56 राइफल मिला है, बहुत सारे सामान मिला है। जानकारी के मुताबिक अब यात्रा में ज्यादा सावधानी बरती जाएगी। इस साल से RFID टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। यात्रा के हर पड़ाव और कैंप में CCTV के साथ RFID टैग श्रद्धालुओं की सुरक्षा करने में काम करेगा। ये तीर्थ यात्रियों पर नजर रखने का काम करेगा ताकि इमरजेंसी की स्थिति पर उन तक पहुंचा जा सके। धारा 370 हटाए जाने के बाद अमरनाथ यात्रा पहली बार होने जा रही है, लेकिन जिस तरह से इनपुट्स इस बार मिल रहे हैं उसे लेकर सुरक्षा तंत्र में खलबली है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां तकनीक पर ज्यादा जोर दे रही हैं, चाहे वो ड्रोन के जरिए सर्वेलेंस हो या फिर RFID के जरिए यात्रियों की सुरक्षा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। तो 10 जून को राज्यसभा के लिए चुनाव है और राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर महाविकास अघाड़ी के विधायकों की मुंबई की ट्राइडेंट होटल में एक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। आपको बता दें 10 तारीख को राज्यसभा चुनाव है और इसी के चलते शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिशें भी की जा रही है। महाविकास अघाड़ी के नेता जीत को लेकर आश्वस्त दिखे और रणनीति बनाते हुए नजर आए। असं संबोधन काय केलं सांगण्यासारखं असतं तर तुम्हाला आतमध्ये बोलूनच केलं असतं ना। त्याच्यामुळे एवढंच सांगेन की कोणी किती काही जरी प्रयत्न केले तरी महाविकास आघाडीचे 4च्या 4 उमेदवार खासदार म्हणून दिल्लीत जाणारच, राज्यसभेत जाणार। आज की बैठक में मुख्यमंत्री महोदय हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राष्ट्रवादी के अध्यक्ष शरद पवार जी ने मार्गदर्शन किया। सभी विधायक और सभी मंत्री उपस्थित थे। हमारी पूरी संख्या है और ये जबरदस्ती भाजपा ने संख्या बल ना होते हुए घोड़ाबाजारी के उद्देश्य से ये चुनाव यहाँ पे एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार खड़ा किया है। उनके बाद संसाधन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि महाविकास आघाड़ी का कोई भी विधायक इस घोड़े बाजार में शामिल नहीं होगा। तो हॉर्स ट्रेडिंग में कोई भी विधायक शामिल नहीं होगा, ये कहना है पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के नेता का। राजस्थान की बात करते हैं, जहां राज्यसभा के गणित के बीच कैसे कांग्रेस मैजिक जादू का भी सहारा ले रही है। इस बीच राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को 2 और विधायकों का समर्थन मिल गया है। BTB यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की इस पर विस्तृत रिपोर्ट। उदयपुर के एक रिजॉर्ट में कांग्रेस के विधायकों का रात्रि भोज, साथ ही मौजूद रहे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी।
रात्रि भोज के साथ जादूगर आंचल के शो का लुत्फ भी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार से उदयपुर में ही हैं। राजस्थान में राज्यसभा का गणित अब कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। कांग्रेस का दावा है कि उनके पास 123 विधायकों का समर्थन है। 12 निर्दलीय और 2 सीपीएम के विधायकों के समर्थन का भी उनको पूरा भरोसा हो गया है। लेकिन जीत को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस 3 और विधायकों को साथ लाने में जुटी है। इनमें एक है निर्दलीय विधायक बलजीत यादव, जिन्होंने अभी तक किसी पक्ष में झुकाव नहीं दिखाया है। इसके अलावा कांग्रेस को उम्मीद है कि बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक भी उसका समर्थन कर देंगे। उधर भाजपा के समर्थन से मैदान में उतरे उद्योगपति सुभाष चंद्रा को अब आरएलपी का समर्थन मिल गया है। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट के जरिए कह दिया कि आरएलपी के 3 विधायक सुभाष चंद्रा का समर्थन करेंगे। इसके बावजूद सुभाष चंद्रा को जीत के लिए 8 और विधायकों की जरूरत होगी। वोटों का गणित बिठाने के बीच कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के पास वोट नहीं है, लेकिन फिर भी वह मैदान में उम्मीदवार को उतारकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। जो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जी, उनके माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम भी हमने ज्ञापन दिया है कि किसी भी प्रकार की संभावना अगर बनती है भ्रष्ट आचरण की, अनैतिक आचरण की, हॉर्स ट्रेडिंग की, लेन देन की, तो उनको समाप्त किया जाए, उचित कदम उठाए जाएं। जो सीमाएं हैं जयपुर की, उनकी सीमाओं पे चौकसी बढ़ाई जाए। इनकम टैक्स और जितने भी जो विभाग हो सकते हैं उन सबको सचेत किया जाए कि किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हो सकता। उधर निर्दलीय सुभाष चंद्रा का समर्थन कर रही बीजेपी के विधायकों ने योग करने के साथ अपने दिन की शुरुआत की। सुभाष चंद्रा का दावा है कि काफी विधायक अंदर ही अंदर उनका समर्थन कर रहे हैं और ऐन मौके पर सामने आएंगे। एक तरफ जहां भाजपा के विधायक योगा करते हुए नजर आए, तो दूसरी ओर उदयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ जादू के खेल का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद एक जादूगर के परिवार से हैं, लेकिन क्या इस राज्यसभा इलेक्शन में उनका जादू चल पाएगा, ये देखना आगे है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन और उनके सहयोगियों के यहां छापेमारी कर 2 करोड़ 85 लाख रुपए कैश और 133 सोने के सिक्के बरामद करने का दावा किया है। वहीं सत्येंद्र जैन 9 जून तक ईडी की रिमांड पर है। देखते हैं रिपोर्ट। ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी कर ये कैश और सोने के सिक्के बरामद किए हैं। ईडी ने सत्येंद्र जैन और उनके करीबियों के यहाँ सोमवार सुबह 7 बजे छापेमारी शुरू की थी, जो रात 2 बजे तक चली। इस दौरान प्रकाश ज्वेलर के यहाँ 2.23 करोड़ रुपए कैश, वैभव जैन के यहाँ 41.5 लाख रुपए कैश और 133 सोने के सिक्के, जबकि जीएस मथारू के यहाँ 20 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। आम आदमी पार्टी इसे साजिश बता रही है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, इंटरनेशनल बेइज्जती आपकी हो रही है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत अपमानित हो रहा है, भारत शर्मिंदा हो रहा है आपके कारण, उन खबरों को दबाने के लिए आज आपने सुबह सुबह ईडी का छापा सत्येंद्र जैन के घर पे मरवा दिया। सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। वो 9 जून तक ईडी की रिमांड पर हैं। दरअसल 2017 में सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। इसी केस को आधार बनाकर ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने मार्च 2022 में सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया था। आरोप है कि कोलकाता की कुछ शेल कंपनियों से हवाला के जरिए उन्हें पैसा पहुंचाया गया, जिससे दिल्ली और एनसीआर में जमीन खरीदी गई। ईडी के मुताबिक तलाशी अभियान सत्येंद्र जैन के रिश्तेदार और करीबियों पूनम जैन, नवीन जैन, वैभव जैन, सिद्धार्थ जैन, जो राम प्रकाश ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, जीएस मथारू, जो लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और प्रूडेंस ग्रुप ऑफ स्कूल चलाते हैं, योगेश कुमार जैन, जो राम प्रकाश ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हैं, के यहाँ चला। जांच में पता चला कि लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के एक सहयोगी मेंबर ने
सत्येंद्र जैन की कंपनी से अपने सहयोगियों के परिवार के मेंबर्स को जमीन ट्रांसफर करवाने में फर्जीवाड़ा किया। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं जया कौशिक और हम शुरुआत कर रहे हैं राज्यसभा के जो चुनाव आने वाले हैं उससे। और राजस्थान में इन चुनाव के पहले कांग्रेस को 2 और विधायकों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कल बीटीपी के दोनों विधायकों ने पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी की है और इसके बाद समर्थन देने का यहां पर फैसला भी उन्होंने किया। खबर यह भी है कि सीपीएम के 2 विधायक भी कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। इधर निर्दलीय विधायक सुभाष चंद्रा का कहना है कि कांग्रेस के 4 विधायक उनके पक्ष में वोट करेंगे। सुभाष चंद्रा को जीत के लिए 11 वोट की जरूरत है। उनके पास आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, जिनमें 4 कांग्रेस के होंगे। और जयपुर में इस वक्त हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, यहाँ पर 10 तारीख को, ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है, 4 सीटों के लिए यहाँ पर राज्यसभा का राजस्थान के लिए चुनाव है। क्या लग रहा है, यहाँ अशोक गहलोत का जादू चल पाएगा? और जिस तरह के दावे यहाँ पर सुभाष चंद्रा भी कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? क्या रणनीति लग रही है कांग्रेस की? देखिए, अभी फिलहाल जो कांग्रेस ने किया है, उन्होंने सब एमएलए से संपर्क साध के सबको अपने पक्ष में ले लिया है। तो अभी फिलहाल जो गणित है वो कांग्रेस की तरफ बैठती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का पाला भी मजबूत है। लेकिन जो सुभाष चंद्रा ने डिस्क्लोजर्स किए हैं वो हम उसको एक तरह से हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि अगर जो आपको ये बता दें कि जो राज्यसभा में वोटिंग होती है ना, उसकी प्रक्रिया बहुत ही सख्त होती है। उसमें जो पेन जिससे एमएलए वोट करते हैं वो तक इलेक्शन कमीशन देता है। और अगर बैंगनिया रंग का पेन है और आपने ब्लू रंग के पेन से वोट डाल दिया तो आपका वोट खारिज हो जाता है। इसलिए अगर वोट्स खारिज हो जाते हैं तो क्योंकि जब गिनती इतनी क्लोज है, इतना फोटो फिनिश है, तो अगर एक भी वोट खारिज हो गया तो बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हार और जीत का अंतर तक वो तय कर सकता है। दूसरी बात, जो क्रॉस वोटिंग की बात है, आपको याद होगा कि एक समय में जब गुजरात में चुनाव हुआ था अहमद पटेल का और शक्ति सिंह गोयल वहां पे ऑब्जर्वर थे, वो किस तरह से अपने एमएलए के पीछे भागे थे क्योंकि उनको लगा था कि वो एमएलए कुछ गलत वोट कर रहा है। तो हर वोट पार्टी ऑब्जर्वर को दिखाकर वोट करना पड़ता है, इसलिए क्रॉस वोटिंग की संभावना कम रहती है। लेकिन अगर वोट खारिज हो गया तो वो भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे भी हो, दोनों ही पार्टियां ये जो एलिगेशंस, आरोप प्रति आरोप है, इसको लाइटली, हल्के में कोई भी नहीं ले रहा है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कंप्लेन किया है। उनके एक एमएलए को पुलिस का नोटिस भी दिया गया है। चंद्रकांता मेघवाल जो है केशव राय पाटन से एमएलए हैं, उनको एक नोटिस मिला है पुलिस केस में। और साथ ही कांग्रेस ने भी इलेक्शन कमीशन को कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं ज्यादा है राजस्थान में। इसलिए ये जो कंप्लेंट्स हो रही हैं, ये जो एलिगेशंस हो रहे हैं, इनको सब पार्टी सीरियसली ले रहे हैं। और आखिरकार 10 जून में क्या होगा वो हमको देखना आगे है। बिल्कुल हर्षा, आप बने रहिए हमारे साथ। होगा, हर वोट पर नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल हर्षा, इस चर्चा को जारी रखेंगे। यहाँ पर हम सुभाष चंद्रा का क्या कुछ कहना है, एक बार वो दर्शकों को सुनवाते हैं। मेरे पास 4 और विधायकों का समर्थन आ चुका है, जिनका नाम उजागर अभी करने को उन्होंने ना कहा। इस प्रकार से कुल 9 विधायकों का समर्थन मुझे इस समय प्राप्त है। 30 भारतीय जनता पार्टी के अलावा। तो और इसके अलावा जो मुझे सूचना मिल रही है उसके अनुसार मेरा अंदाजा पक्का मत ऐसा बनता है कि लगभग 8 लोग और क्रॉस वोटिंग करेंगे। देखिए, इसके अंदर जो मैं कह रहा हूं 4 लोग जो हैं वो अलग अलग दलों के लोग हैं, और 8 लोग जो मैं कह रहा हूं जो क्रॉस वोटिंग करेंगे वो तो कांग्रेस के ही हैं। तो हर्षा, यहाँ पर हमने सुभाष चंद्रा को सुना और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन अशोक गहलोत इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिजॉर्ट में भी रख रहे हैं विधायकों को, और दूसरी पार्टी बीटीपी जैसे भी साथ आने को तैयार है। फिर ऐसे में अपने ही विधायकों के क्या टूटने की यहाँ पर आशंका हो सकती है कांग्रेस के?
देखिए, जहां तक जो सुभाष चंद्रा के एलिगेशंस है वो इंडिपेंडेंस की तरफ भी एक तरह से रुख कर रहे हैं, दूसरी पार्टीज के लिए भी वो कह रहे हैं, यानी कि बीटीपी का भी शायद वो कह रहे हैं या सीपीआईएम का। और जहां तक कांग्रेस के खुद के एमएलएज हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा था कि उस टाइम में जो 4 बीएसपी से जो एमएलएज जिनका विलय हुआ था कांग्रेस में, राजेंद्र गुडा, वाजिब अली और ये जो 4 एमएलएज थे, वो शुरू में बाड़ेबंदी में नहीं गए थे। इनफैक्ट वो लोग तो सरिस्का चले गए थे घूमने के लिए और कह रहे थे कि हम टाइगर सफारी करने गए हैं। तो मुख्यमंत्री जब सारे एमएलएज पहुंच गए थे उदयपुर, तो मुख्यमंत्री नहीं गए, वो जयपुर में ही रहे और फिर उन्होंने संपर्क किया बीएसपी के ये जो फॉर्मर एमएलएज है जिनका विलय हो गया है कांग्रेस में, इनकी जो केस है ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो उनको बुलाया, उनसे बातचीत करी, फिर मुख्यमंत्री खुद उनको लेके गए हैं प्लेन में उदयपुर, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। अगर उनको टाइगर वहां पर सरिस्का में रास आ रहा था तो कहीं और भी रास आ सकता है, इसलिए कहीं इनका ध्यान नहीं भटके, इसलिए मुख्यमंत्री उनको खुद लेके गए हैं और खुद वहां पर 3 दिन से मुख्यमंत्री उदयपुर में ही है। इसका मतलब ये है कि अपना गढ़ बचाने की कोशिश है और जैसे हम कह रहे थे कि हर वोट पे नजर रखनी पड़ेगी और ऐसे में किसी का भी भरोसा नहीं किया जा सकता है जब तक सही वोट सही तरीके से नहीं डल जाए। बिल्कुल, बेहद अहम बात कही, जब तक सही वोट सही तरीके से ना डल जाए तब तक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। और खुद जैसा कि आपकी रिपोर्ट भी बता रही थी हर्षा कि वो जादूगर परिवार से आते हैं, यहाँ विधायकों को जादू दिखाया जा रहा है, मुख्यमंत्री का जादू काम करेगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा कुमारी सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। राज्यसभा चुनाव के लिए 10 तारीख को वोट डाले जाने हैं, लेकिन 2 राज्यों में या कहें 3 राज्यों में, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि वहां पर जितनी सीटें हैं उससे एक उम्मीदवार अधिक है। और हम आज राजस्थान की चर्चा करेंगे। सचिन पायलट साहब हमारे साथ हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 3 उम्मीदवार कांग्रेस जिताने की हालत में है, लेकिन सुभाष चंद्रा जी भी निर्दलीय मैदान में आ गए, बीजेपी से समर्थित, उनके वजह से यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प हो गया। सचिन पायलट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने तीनों कैंडिडेट को जितवा लेने के लिए? सबको 41 वोट चाहिए। हम लोग पूरी तरह 110% कॉन्फिडेंट हैं। हमारे तीनों कैंडिडेट जीतकर जाएंगे। जो संख्या बल चाहिए चुनाव जीतने के लिए, उससे ज्यादा विधायकों का समर्थन हमको प्राप्त है और कांग्रेस पार्टी के विधायक, निर्दलीय विधायक और जो रीजनल पार्टी भी है, उन सबके विधायकों ने हमको समर्थन दिया, खुल के दिया है। तो किसी को कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वो किसी प्रकार से क्रॉस वोटिंग करा सकते हैं या चुनाव जीत सकते हैं। मुझे लगता है जो चौथे कैंडिडेट के रूप में उतरे हैं, 5वें कैंडिडेट बने हैं, वो भाजपा के समर्थन से उतरे हैं, लेकिन भाजपा के पास इतने विधायक है नहीं। वो सिर्फ एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए और कहीं ना कहीं ये माहौल खराब करने के लिए कि कुछ ऐसा हो सकता है, कोई उम्मीद उसकी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। और जितना हमको विधायकों का समर्थन चाहिए उससे ज्यादा हमारे पास मेजोरिटी मौजूद है। सुभाष चंद्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने कहा कि 8 एमएलए जो है वो क्रॉस वोट कर सकते हैं, 4 एमएलए जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा और कहा है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। इसमें प्रतिक्रिया? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि उनको बहुत हताश होंगे कि चुनाव से 3 दिन पहले आके उनको ये बोलना पड़ रहा है, इस प्रकार की कहानी बतानी पड़ रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से कि ये कोई टीवी सीरियल नहीं है या कोई मिनी सीरीज नहीं है, ये मनोरंजन का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है और सभी विधायक जो हमारे साथ हैं वो हमको हमारे तीनों कैंडिडेट्स को जिताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खुद उनको उम्मीदवार नहीं बनाया है, वो इंडिपेंडेंट बनकर आए। लेकिन जो उनके प्रपोजर हैं, 10 विधायक चाहिए होते हैं, 10 के 10 बीजेपी के हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि अब भाजपा से तो हमारी बात बनने वाली है नहीं, हमको विधायक दिलाएंगे कहां से, तो वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में समझता हूँ जो संख्या बल है वो सब कुछ वो बड़ा निर्णायक होता है और हमको 123 विधायक चाहिए, उससे कहीं ज्यादा हमारे पास आज मौजूद है और सभी विधायक हमको वोट डालेंगे। इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। क्या सीपीएम के 2 विधायक भी आपके पास हैं? क्या बीटीपी के भी विधायक आपके साथ हैं? ये वो विधायक हैं जो 2018 से हमारे साथ हैं, चाहे वो बीटीपी है, चाहे सीपीएम है, चाहे निर्दलीय विधायक हैं। इन सब ने हमारे को कई मर्तबा हर मुद्दे पर सरकार का समर्थन दिया है और सरकार को मजबूती दी है। इसलिए आज जो निर्दलीय हमारे उम्मीदवार हैं सुभाष चंद्रा जी, उन्होंने जो बातें बोली हैं वो कहीं ना कहीं हताश हैं, मायूस होंगे और डेस्परेट होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ और कहीं से मामला बन जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी उम्मीदवारी सिर्फ उम्मीदवारी तक रहेगी और 10 तारीख को हमारे तीनों कैंडिडेट जीत कर जाएंगे।
लेकिन यदि ये सब इतना वेल प्लान्ड है, आपके पास इतना समर्थन है, आपके पास 13 निर्दलीय विधायक है जिसमें 12 ही उदयपुर गए हैं, तो फिर आप सबको उदयपुर क्यों लेके गए सर? देखिए, अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड बन गया है आजकल, हर पार्टी हर राज्य में इस प्रकार के चुनावों में सब विधायकों को एक साथ रखती है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माहौल ऐसा बन गया है, इस प्रकार के आरोप लगते हैं, खरीद फरोख्त की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये एक नॉर्मल कोर्स बन गया है। लेकिन सभी विधायक चाहते थे कि कोई अनावश्यक दबाव उन पे ना हो, कहीं उनको कोई परेशानी ना हो, सब इकट्ठे रहें। और मैं समझता हूँ अब सब कुछ निमट गया, 3 दिन की बात है, 10 तारीख को वोट पड़ेगा। और न सिर्फ राजस्थान में लेकिन हरियाणा में भी जो एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार राजस्थान हरियाणा में भारी बहुमत के साथ पर्याप्त जो मत है उससे ज्यादा वोट लेकर आए। आपने हरियाणा की बात कही तो चलिए मैं ये भी पूछ लेता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई है कहाँ, क्योंकि 31 वोट चाहिए, आपके पास 31 ही है और कार्तिकेय शर्मा जो है वो 28 वोटों तक पहुंच रहे हैं। वो जहां भी हैं वो कांग्रेस के सिंबल पर जीत के आए हैं और वो कांग्रेस को वोट डालेंगे। आपने राजस्थान की बात की कि 12 निर्दलीय सिर्फ पहुंचे, 13वां नहीं गया है। वो जो 13वां हमारे निर्दलीय हैं अलवर जिले के हैं, वो भी हमको कांग्रेस को ही वोट डालेंगे, क्योंकि 3.5 साल तक हमारा समर्थन किया और मुझे नहीं लगता कि अब कितना भी कोई कोशिश कर ले फूट डालने की, बहकाने की, ललचाने की, अब पार पड़ने वाली नहीं है। तो अजय माकन जी हरियाणा से और हमारे तीनों कैंडिडेट राजस्थान से जीत कर जाएंगे। आपने कही कि उदयपुर जो एक निर्दलीय नहीं गए फिर भी समर्थन है, लेकिन हरियाणा के जो विधायक रायपुर गए हैं उसमें 3 आपके विधायक नहीं गए, आपके पार्टी से जीते हुए लोग। अब ऐसा है, राजस्थान में भी कुछ ऐसे विधायक है, किसी का कोई बीमारी है, घर में कोई प्रोग्राम है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत जबरदस्ती होती है, लेकिन एक साथ रहते हैं तो एक बढ़िया माहौल रहता है। और जैसे मैंने कहा, कोई अनावश्यक प्रलोभन या दबाव उन पर नहीं पड़ता है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन जितने हमारे विधायक जीत कर गए हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सभी वोट डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ये मंसूबे हैं ये राज्यसभा के चुनावों में उलटफेर करने का, ये बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। और जो खासकर राजस्थान से मैं तो अभी भी कहना चाहता हूँ, सुभाष चंद्रा जी को मतदान 10 तारीख को हो रहा है, अभी भी वो समझ जाएं और अपना नाम विड्रॉ कर लें तो थोड़ा एक ग्रेसफुली अपने एग्जिट कर सकते हैं, बजाय इसके कि वोट पड़े फिर वो हारे और फिर उनको अपने शब्द को खाना पड़े। मैं समझता हूँ बेहतर ये होगा कि वो आज विड्रॉ कर जाएं ताकि ये आराम से मामला निपट जाए। आपको याद दिला दूं, हरियाणा में जब पिछले बार वो खड़े हुए थे तो आपके विधायकों ने इंक गलत इस्तेमाल कर लिया था और वोट कैंसिल हो गए। वो मामला फिर बहुत लंबा चला, कोर्ट में भी गया, उसमें कंफ्यूजन था, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रकार की कोई स्थिति कहीं दोबारा पैदा होगी, क्योंकि इसमें कुछ पेन का यूज था, इंक का कलर था, काफी विवादित रहा, मामला कोर्ट कचहरी में गया। लेकिन अब मामला बिल्कुल स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए कि राजस्थान और मैं तो कहता महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी हमारे सारे उम्मीदवार जीत कर जाएंगे। एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए आप, राजस्थान जहां 3 आपने उम्मीदवार खड़े किए, क्या आपको राजस्थान का कोई लोकल उम्मीदवार नहीं मिला? आपने महाराष्ट्र में एक यूपी वाले को भेज दिया, हरियाणा में दिल्ली वाले को भेज दिया, हरियाणा वाले को आपने राजस्थान भेज दिया, महाराष्ट्र वाले को राजस्थान भेज दिया, ये क्या घालमेल है सर? भाई मनोरंजन जी, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और मुझे आश्चर्य होता है कि आपने ये सवाल कभी बीजेपी से नहीं पूछा कि निर्मला सीतारमण जी को किस राज्य से लेकर आए हो, वेंकैया नायडू जो राजस्थान से बनकर गए, अल्फोंस साहब जो केरला के हैं वो राजस्थान से भाजपा के सांसद बने, तो आप भी सवाल पूछते हो, हम लोगों से पूछो। हाँ, राष्ट्र हमारी पार्टी है, हमारे सीमित राज्यों में सरकारें हैं, अगर हमारे राष्ट्रीय नेताओं को हम लोग राज्यसभा भेजना चाहते हैं हमारी बात को रखने के लिए और मजबूती से रखने के लिए, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और जो भी निर्णय लिया है एआईसीसी ने वो स्टेट लीडरशिप से कंसल्ट करके लिया है, सबसे चर्चा करी है, और जिन व्यक्तियों को भेजा है, रणदीप सुरजेवाला हो या मुकुल वासनिक हो या प्रमोद तिवारी हो, ये इनका लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है। ये मंत्री, विधायक, सांसद बहुत पदों पर रहे हैं और राजस्थान से वहां जीत कर हमारी प्रदेश की बात को दिल्ली में उठाएंगे। तो ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये आपने कभी पूछा नड्डा जी से कि आपने अपने सारे सांसदों को यहाँ वहां से भेजा है? नेशनल पार्टी है, अगर हमारी सरकार जहां पर है वहां से हम किसी को लाना चाहते हैं तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और स्टेट यूनिट को पूरा कॉन्फिडेंस पे लेकर निर्णय लिए जाते हैं। चलिए, एक अंतिम का सवाल है, चलते चलते बता दीजिए, राजस्थान कांग्रेस में सब शांति तो है? सब शांति है, और मैं कह रहा हूं 2023 में कांग्रेस पार्टी की हम सरकार दोबारा बनाएंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना है हम सब मिलकर करेंगे, और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा इस मामले को हिलाने की, दुलाने की, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम सब मिलकर चाहते हैं कि हमारी पार्टी की सरकार रिपीट हो 2023 के अंदर। सचिन पायलट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप 10 तारीख को इंतजार रहेगा वोटिंग का, देखते हैं कि आपके तीनों कैंडिडेट को आप जितवा पाते हैं या नहीं जितवा पाते हैं।
इस साल गर्मी जो है वो बीते कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है और जिसके चलते जो बिजली की खपत है वो लगातार बढ़ती जा रही है क्योंककि एसी, कूलर और पंखे जो हैं उनका इस्तेमाल बढ़ गया है और बिजली की मांग भी अब बढ़ती जा रही है। बिजली घरों में कोयला खत्म होने लगा है। आज की तारीख में देश के 165 बड़े थर्मल पावर स्टेशन जो हैं उसमें से करीब 10% के पास 5% या उससे भी कम कोयले का स्टॉक बचा रह गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस साल दिल्ली में जितनी लू चली है उतनी बीते 11 साल में नहीं चली। घरों में एसी, कूलर, पंखा सब चल रहे हैं। बिजली की बढ़ती खपत के साथ उसकी मांग भी बढ़ रही है। बिजली घरों के सामने उत्पादन बढ़ाने की चुनौती है और कोयले का संकट भी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून को देश के 165 बड़े थर्मल पावर स्टेशन में से 17 के पास 5% या उससे भी कम कोयला बचा था। देश में कोयला संकट के दौरान मंगलवार को पहली बार मीडिया ब्रीफिंग करने आए ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने माना, बिजली की अप्रत्याशित मांग को देखते हुए कोल इंडिया लिमिटेड को कोयले का प्रोडक्शन और बढ़ाना होगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो सुधार किए पावर सिस्टम में, वो बहुत सारे सुधार किए। एक तो हम लोगों ने जो अपनी क्षमता थी वह पहले आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी, उसमें हम लोगों ने करीब 1,66,000 मेगावाट जोड़ा मोदी जी की सरकार आने के बाद। और आज हमारी क्षमता बिजली उत्पादन की 4 लाख मेगावाट हो गई, जबकि हमारा पीक डिमांड जो है वो 2,15,000 मेगावाट आया है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने माना कि देश के बड़े थर्मल पावर स्टेशंस के पास कोयले का रिजर्व स्टॉक कम हो गया है। उन्होंने कहा, अधिकतर राज्य सरकारों ने कोयले की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से कोयले का आयात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो कोल का अभी जो हमारा स्टॉक है डोमेस्टिक कोल का, वो नीचे चला गया था 18.6 मिलियन टन ना, अब फिर बढ़कर के 20 मिलियन टन आया। देश में कोयले की बढ़ती मांग से निपटने की चुनौती बड़ी हो रही है। तेजी से बढ़ती गर्मी और हीट वेव की वजह से देश में पावर की डिमांड अप्रत्याशित तरीके से बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही थर्मल पावर स्टेशंस पर बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाने का दबाव भी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। पिछले 2 घंटे में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई हैं। आप इसमें से अपनी पसंद की खबर चुन सकते हैं। पहली खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। राजस्थान और महाराष्ट्र में मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प होता जा रहा है। दूसरी खबर, ज्ञानवापी केस में जो जज सुनवाई कर रहे हैं उनको धमकी भरी चिट्ठी मिली और उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तीसरी खबर, कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई नूपुर शर्मा को इस मामले में जो सुरक्षा उन्होंने मांगी थी वो उनकी सुरक्षा दे दी गई है और उन्हें मुंबई से सम्मन भी मिला है पेश होने के लिए। चौथी खबर, एक बच्चा जो है वो पबजी गेम की लत ने उसे कातिल बना दिया, अपनी ही मां का उसने मर्डर कर दिया। और पांचवी खबर, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का आज ऐलान होगा, क्या ईएमआई बढ़ेगी? अब लोगों को ये चिंता सता रही है। आपको हमारे इस पोल में हिस्सा लेना, यूट्यूब चैनल पर जाइए और अपनी पसंद की खबर चुनिए, उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।